स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही अहम और आजकल काफ़ी चर्चा में रहने वाले विषय पर बात करने वाले हैं, सीलियाक रोग। अंग्रेजी में सीलियाक डिजीज़ कहते हैं इसे। हमारे पास इस पर काफ़ी अहम जानकारी है, तो आज इसी पर गहराई से बात करेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो ये गेहूँ, जौ, राई, इन अनाजों में एक प्रोटीन होता है, ग्लूटेन। तो शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक तरह से गड़बड़ प्रतिक्रिया देने लगता है। हाँ, मतलब अपनी ही आंतों पर हमला करने लगता है। आज का हमारा मकसद है इसे आसान भाषा में समझना कि भई ये सीलियाक रोग है क्या असल में, शरीर पर, खासकर पाचन पर कैसे असर डालता है, पता कैसे चलता है इसका, और फिर इसका मैनेजमेंट, इलाज कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सीलियाक रोग आखिर है क्या चीज़। इसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी या सीलियाक स्प्रू भी कहते हैं, जैसा कि हमने सुना है। और जैसा शुरू में कहा, ये ग्लूटेन के एक हिस्से ग्लाइडीन प्रोटीन के प्रति शरीर के ऑटो इम्यून मतलब खुद की इम्यूनिटी की ही एक असहिष्णुता है। ये सिर्फ एलर्जी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। हाँ, ये ऑटो इम्यून शब्द समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ। और ये होता कैसे है शरीर में, ये भी काफ़ी दिलचस्प है। तो होता ये है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सीलियाक रोग होने की संभावना है, वो ग्लूटेन खाता है, तो वो पेट से छोटी आंत में पहुंचता है। वहां पर ग्लूटेन से ग्लाइडिन वाला हिस्सा अलग हो जाता है। फिर एक एंजाइम है टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज या टीटीजी, वो इस ग्लाइडिन को थोड़ा बदल देता है। डीएमिडेशन कहते हैं इसे। अच्छा, तो ये जो बदला हुआ ग्लाइडन है, सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। हाँ, कह सकते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम में खास सेल्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या एपीसी। ये सेल्स इस बदले हुए ग्लाइडन को पहचान लेते हैं। अब यहाँ रोल आता है जेनेटिक्स का। जिन लोगों को सीलियाक रोग होता है ना, उनमें अक्सर खास जेनेटिक मार्कर मिलते हैं, HLA-DQ2 या HLA-DQ8। तो ये एपीसी सेल्स क्या करते हैं, इन HLA मार्कर के साथ मिलकर इस बदले हुए ग्लाइडन को इम्यून सिस्टम के दूसरे अहम सेल्स टी सेल्स के सामने पेश करते हैं। तो ये HLA-DQ2 और DQ8 मार्कर, ये एक तरह से जेनेटिक जमीन तैयार करते हैं इसके लिए। बिल्कुल, इनकी वजह से व्यक्ति ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है सीलियाक रोग के लिए। हालांकि ये जरूरी नहीं कि जिनमें ये मार्कर हो उन सबको ये रोग हो ही, लेकिन हाँ, जब एपीसीज इन मार्कर के साथ ग्लाइडन को टी सेल्स को दिखाते हैं तो टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और यहीं से वो ऑटो इम्यून हमला शुरू होता है। ये एक्टिव टी सेल्स फिर कई तरह से काम करते हैं। एक तो वो सीधे आंत की अंदरूनी परत की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा, वो बी सेल्स नाम के दूसरे इम्यून सेल्स को एंटीबॉडी बनाने के लिए उकसाते हैं। अच्छा, ये वही एंटीबॉडीज हैं जिनका जिक्र टेस्ट वगैरह में आता है। हाँ, बिल्कुल वही, जैसे एंटी टीजी एंटीबॉडी, एंटी एंडोमाइसियल या ईएमए एंटीबॉडी और एंटी डीजीपी एंटीबॉडी। इनका खून में मिलना सीलियाक रोग का एक बड़ा संकेत है। और साथ ही ये जो एक्टिव टी सेल्स और दूसरे इम्यून सेल्स हैं, ये मिलकर आंत में लगातार सूजन बनाए रखते हैं, इन्फ्लेमेशन, जिससे आंत का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों बिगड़ जाते हैं। और ये जो HLA मार्कर की बात की, इसी वजह से ये बीमारी उत्तरी यूरोपीय लोगों में ज्यादा देखी जाती थी ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि उनमें HLA-DQ2 मार्कर ज्यादा आम है। काफी जटिल प्रक्रिया है ये इम्यून सिस्टम की। अब आते हैं इसके असर पर, शरीर पर, खासकर पाचन तंत्र पर। इसका सीधा असर कहाँ और कैसे दिखता है? ये मुख्य रूप से छोटी आंत को प्रभावित करता है ना? जी हाँ, इसका सबसे ज्यादा असर छोटी आंत के शुरुआती हिस्से मतलब ड्यूडेनम के आखिरी भाग और जेजुनम के शुरुआती भाग पर होता है। और यही वो हिस्से हैं जहां खाने से ज्यादातर पोषक तत्व एब्जॉर्ब होते हैं। तो जब यहाँ लगातार सूजन और डैमेज होता है तो नतीजा होता है मैल एब्जॉर्प्शन, मतलब खाने से पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल, फैट, प्रोटीन सब कुछ ठीक से पचते या सोखे नहीं जाते हैं। और इसी से जुड़ी एक और चीज होती है स्टियाटोरिया, यानी मल में जरूरत से ज्यादा फैट आना, क्योंकि फैट का पाचन भी बिगड़ जाता है। मल चिकना, भारी और बदबूदार हो सकता है। और जो आंत की बनावट है उसमें क्या बदलाव आते हैं? हिस्टोलॉजी में बदलाव का जिक्र था। हाँ, जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं बायोप्सी लेकर तो 3 खास बदलाव दिखते हैं। पहला और सबसे जरूरी है विलाय एट्रोफी। हमारी छोटी आंत के अंदर उंगलियों जैसे लाखों छोटे उभार होते हैं विलाय। ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हों। सीलियाक रोग में इम्यून हमले से ये विलाय डैमेज होकर चपटे हो जाते हैं,
बिल्कुल सपाट। अच्छा, तो विलाई के चपटे होने का मतलब है कि पोषक तत्वों को सोखने की जगह ही कम हो गई। एकदम सही कहा। सोचिए, एक बड़े स्पंज की जगह आप एक सपाट सतह से पानी सोखने की कोशिश करें, कम सोख पाएंगे ना। विलाय एट्रोफी से एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है। नतीजा, गंभीर मैल एब्जॉर्प्शन। दूसरा बदलाव है क्रिप्ट हाइपरप्लासिया। विलाई के बीच में ग्रंथियां होती हैं, क्रिप्ट्स, जहां नई आंत कोशिकाएं बनती हैं। डैमेज की भरपाई करने के चक्कर में ये क्रिप्ट्स ज्यादा गहरे और एक्टिव हो जाते हैं। और तीसरा है इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस, मतलब आंत की परत बनाने वाली कोशिकाओं के बीच में लिम्फोसाइट्स, जो इम्यून सेल्स हैं, उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। ये सूजन का पक्का संकेत है। ये तीनों मिलकर सीलियक रोग का हिस्टोलॉजिकल पैटर्न बनाते हैं। ये तो हुई आंत की बात, लेकिन क्या सीलियक रोग से जुड़ी और भी दिक्कतें या लक्षण हैं जो शरीर के दूसरे हिस्सों में दिख सकते हैं? मतलब ये सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सीलियाक रोग सिर्फ पेट या आंत की बीमारी नहीं है। मैलअब्जॉर्प्शन और ऑटो इम्यून प्रोसेस के कारण इसका असर पूरे शरीर पर दिख सकता है। एक काफ़ी कॉमन चीज़ है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस। ये स्किन की एक प्रॉब्लम है जिसमें बहुत तेज़ खुजली वाले छोटे छोटे दाने या छाले निकलते हैं, अक्सर कोहनी, घुटनों, पीठ पर। ये भी ग्लूटेन के प्रति इम्यून रिएक्शन का ही एक स्किन पर दिखने वाला रूप है। इसके अलावा कैल्शियम, विटामिन डी ठीक से एब्जॉर्ब ना होने से हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है।